हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 से लेकर 11 तक सीए इंटर के हाउस प्रॉपर्टी हेड के। और इसके पहले वाली वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन 1 से 6 तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हो। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं साथ मिलकर। बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों मैं आता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 7 में। इलस्ट्रेशन नंबर 7 बोलता है, श्रीमती राजा लक्ष्मी ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एट अद्यार इन चेन्नई। चेन्नई में एक हाउस प्रॉपर्टी है इनकी, बहुत बढ़िया। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है 5 लाख रुपए। फेयर रेंट है 4,20,000 रुपये। स्टैंडर्ड रेंट है 4,80,000 रुपये। प्रॉपर्टी वॉज लेट आउट फॉर 50,000 पर मंथ अप टू दिसंबर 2024। दिसंबर तक यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 मंथ के लिए प्रॉपर्टी को लेट आउट पे दिया था। देयर आफ्टर द टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी। उसके बाद टेनेंट वैकेट कर गया प्रॉपर्टी को। एंड श्रीमती राजा लक्ष्मी यूज द हाउस फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। उसके बाद उस घर को वो खुद यूज करने लग गई। रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर 2024 कुड नॉट बी रियलाइज्ड इन स्पाइट ऑफ द ओनर्स एफर्ट। यानी अनरियलाइज रेंट 2 महीने का हो गया। 9 महीने का रेंट लेना था, 2 महीने का अनरियलाइज्ड है। ऑल द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 4 आर सेटिस्फाइड। सी पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस एट द रेट 12% ड्यूरिंग द ईयर। म्यूनिसिपल टैक्सेस 12% किस अमाउंट का लेना है? म्यूनिसिपल वैल्यू का लेना है, ठीक है। सी हैड पेड इंटरेस्ट ऑफ 25,000 ड्यूरिंग द ईयर फॉर द अमाउंट बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ द हाउस। रिपेयर के लिए अगर सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी है तो 30,000 तक अलाउ होता है, अगर आपको पता है तो। और अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो पूरा अलाउड होता है। कंप्यूट हर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब हम जो है कंप्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ राजा लक्ष्मी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। ठीक है। अब आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में भी सारे क्वेश्चंस में बताया था कि कैसे कैलकुलेट होता है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखो, म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर कंपेयर टू स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। फिर उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, विच एवर इज हायर आएगा उसको बोलेंगे क्रॉस एनुअल वैल्यू। माइनस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स पेड तो आएगा नेट एनुअल वैल्यू। माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A। इंटरेस्ट माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 24B तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत ही ईजी है। अब दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी प्रॉपर्टी एक दिन के लिए भी लेट आउट होती है तो उसको कंप्लीटली लेट आउट प्रॉपर्टी माना जाता है और कैलकुलेशन वैसे ही किया जाता है। तो आइए हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों म्यूनिसिपल वैल्यू जो है वो है 5 लाख। तो म्यूनिसिपल वैल्यू मैं लिखता हूँ ₹5 लाख। उसके बाद दोस्तों जो फेयर रेंट है वो है 4,20,000। तो मैं लिखता हूँ ₹4,20,000 आ गया मेरा फेयर रेंट। विच एवर इज हायर हमको लेना है, तो विच एवर इज हायर यानी कितना आएगा? 5 लाख। अब हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दिया है 4,80,000 रुपए। विच एवर इज लोअर लेना है तो हम आ जाएंगे 4,80,000। ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड रेंट। अब मैं बात करूं अगर एक्चुअल रेंट की, तो एक्चुअल रेंट में कैसे कैलकुलेट करूंगा? देखो, 50,000 रुपये पर मंथ का रेंट था, इंटू 9 महीने का रेंट था, पर 2 महीने का रेंट नहीं मिला तो माइनस कर दूंगा मैं 50,000 इंटू 2 महीने का रेंट। तो मतलब मेरे को 7 महीने का रेंट, तो 7 महीने का 50,000 के हिसाब से 3.5 लाख रुपए का रेंट होता है। तो ₹3,50,000 आ गया मेरा एक्चुअल रेंट। अब एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर मेरे को लेना है। तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में जो भी हायर है वो है मेरा ₹4,80,000। मैं माइनस करूंगा म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड जो कि मेरा है 12%।
अब सवाल ये है 12% किसका लेना है, तो ये जो म्यूनसिपल वैल्यू है ना, इसका हम 12% लेंगे। 12% यानी 12 5 से 60 यानी 60,000 रुपीज़, तो आ जाएगा 4,20,000 रुपीज़ मेरा NAV आ गया। अब 4,20,000 रुपीज़ का मैं 30% कैलकुलेट करूँगा और 30% मेरा आएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो वो आ जाएगा मेरा 4,20,000 का इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आ जाएगा 4,20,000 इंटू 3, 3 2 6, 3 4 12, तो यह आ जाएगा 1,26,000। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पता है कितना था, 25,000 रुपये था। ये दोनों को मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरा 4,20,000 में माइनस करूंगा 1,26,000 माइनस करूंगा 25,000, तो मेरा आ गया दोस्तों 2,69,000। ये आ गया मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो है वो हमने अभी कवर कर लिया। अब हम निकालेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो सब लोग अपने बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 8 ओपन कर लीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 8, गणेश जी जो हैं, गणेश जी के पास 3 घर है। बहुत बढ़िया, गणेश जी के पास 3 घर है। सारे घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, पर हमारा लॉ क्या बोलता है कि आप 2 ही घर को सेल्फ ऑक्यूपाइड ले सकते हो, एक घर को आपको डीम्ड लेट आउट मानना पड़ेगा। पर्टिकुलर ऑफ द हाउसेस फॉर प्रीवियस ईयर 24-25 आर एस अंडर हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, म्यूनसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन और परचेज, म्यूनसिपल टैक्सेस पेड, interest on the money borrowed for the repair of the property during the current year, interest for current year on the money borrowed in April 2017 for the purchase of the property। ठीक है दोस्तों, अब कंप्यूट द गणेश इनकम, गणेश का इनकम कंप्यूट करना है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 एंड सजेस्ट विच हाउस शुड बी ऑप्टेड बाय गणेश टू बी असेस्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड सो डेट हिज टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम। अब सवाल ये है कि 3 घर में से किस घर को हमको सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं मानना है। 2 घर को तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हैं, एक को नहीं मानना है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं तीनों हाउस प्रॉपर्टी का डीम्ड लेट आउट मान के एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ कि कितना कितना इनकम तीनों हाउस प्रॉपर्टी का आ रहा है अगर मैं लेट आउट लेता हूँ तो। ठीक है, तो H1, H2, H3। ठीक है, अब आते हैं म्यूनसिपल वैल्यू। 3 लाख, 3,60,000, 3,30,000, 3 लाख, 3,60,000 और 3,30,000। ये आ गया मेरा म्यूनसिपल वैल्यू। अब मैं आता हूँ फेयर रेंट पे। 3,75,000, 2,75,000, 3,80,000, 3,75,000, 2,75,000, 3,80,000, ये आ गया मेरा फेयर रेंट। अब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा और विच एवर इज हायर कैलकुलेट करूंगा। तो यहाँ पर आएगा 3,75,000, यहाँ पर आएगा 3,60,000 और यहाँ पर आएगा 3,80,000। फिर मेरे को लेना है स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दिया है 3,500, 370, 375, 3,500, 3,70,000 और 3,75,000। ये हो गया दोस्तों मेरा स्टैंडर्ड रेंट। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों में से विच एवर इज लोअर है उसको मेरे को लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3,50,000, यहाँ पर आ जाएगा 3,60,000 और यहाँ पर आ जाएगा 3,75,000। एक्चुअल रेंट दोस्तों, एक्चुअल रेंट कुछ हमारा है क्या? एक्चुअल रेंट तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि एक्चुअल हमको कुछ मिला ही नहीं है। तो डैश कर देते हैं, यही हमारा GAV भी यही बन जाएगा, सेम अमाउंट। अब
माइनस करूँगा म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड। आइए देखते हैं म्यूनिसिपल टैक्सेस कितना है, 12%, 8%, 6%। तो म्यूनिसिपल वैल्यू का 12% यानी 3 लाख का 12% आएगा 36,000। दूसरे का कितना परसेंट था दोस्तों, 8%। अब दूसरा यानी 3,60,000 का मैं 8% निकालूंगा तो आ जाएगा 28,800। और फिर 6% निकालूंगा मैं 3,30,000 का, तो 6 3 18, 6 3 18 और एक 19, तो 19800। ये आ गया मेरा म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड। यहाँ पर मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया था दोस्तों, जो भी नेगेटिव वैल्यू है उसको ब्रैकेट में लिखिए ताकि आपको कैलकुलेशन में इजी हो जाए। अब 3,50,000 में से 36,000 माइनस कर दोगे तो बचेगा 3,14,000, 3,14,000। फिर 3,60,000 में से ये आपका बचेगा 3,31,200। और 375 में से हम 19,800 माइनस करेंगे। देखो दोस्तों, माइनस करने का इजी तरीका मैं बताता हूँ। जैसे अगर 19,800 है तो आप पहले 20,000 माइनस कर लो तो 3,55,000 हो गया। अब उसमें 200 प्लस कर दो तो 3,55,200। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। ये ऊपर के तीनों अमाउंट का हमको 30% कैलकुलेट करना है। तो 3,14,000 इंटू 30% तो आएगा मेरा 94,200। 3,31,200 का मैं 30% करूँगा तो आएगा मेरा 99,600। और 3,55,200 का करूँगा तो आएगा 1,06,560 रुपये। अब इंटरेस्ट ऑन लोन की बारी है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन हम देखते हैं, 55,000 था हाउस नंबर 2 में और वो था रिपेयर के लिए, ठीक है। और 1,75,000 था हाउस नंबर 3 के लिए। अब हाउस नंबर 2 और 3 ये तीनों को मैं अभी H1, H2, H3 को मैं डीम्ड लेट आउट मान रहा हूँ, तो मेरे को इंटरेस्ट तो पूरा का पूरा अलाउड होने ही वाला है। तो मैं यहाँ कर दूंगा ₹55,000 और यहाँ कर दूंगा ₹1,75,000, ठीक है। ये आ गया। अब मैं इसको माइनस करूँगा। सबसे पहले इसको ब्रैकेट में लगा देता हूँ क्योंकि जो भी नेगेटिव फिगर रहती है उसको हम ब्रैकेट में दर्शाते हैं ताकि वो ईजिली आइडेंटिफिएबल हो पाए। तो मेरा आ जाएगा 2,19,800, इसका आ जाएगा 1,76,840 और इसका आ जाएगा ₹355,200 माइनस 106,560 माइनस 1,75,000, तो यह गया 73,640। ये मेरी आ गई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये कब आई मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जब मैंने तीनों घर को लेट आउट पे दे दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहीं भी नहीं दिया है कि जो गणेश है वो नया स्कीम लेना चाहता है या पुराना स्कीम लेना चाहता है। तो हमको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, हमको पहले ये मानना पड़ेगा कि ये डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम में ले रहा है। अगर डिफ़ॉल्ट ले रहा है तो ये हाउस नंबर 1 को भी लेट आउट मान सकता है, हाउस नंबर 2 को भी लेट आउट मान सकता है और हाउस नंबर 3 को भी लेट आउट मान सकता है। तो हम तीनों केस लेंगे और देखेंगे सबसे कम इनकम हमारी किस में आ रही है। तो कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर डिफ़ॉल्ट स्कीम। डिफ़ॉल्ट स्कीम यानी न्यू स्कीम, तो डिफ़ॉल्ट स्कीम लेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 में हम लोग क्या करेंगे, हाउस नंबर 1 और हाउस नंबर 2 को सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लेते हैं और हाउस नंबर 3 को डीम्ड लेट आउट ले लेते हैं। तो H1, H2 सेल्फ ऑक्यूपाइड और S3 मेरा डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब मेरा इनकम
फ्रॉम H1 इनकम फ्रॉम H2 और इनकम फ्रॉम H3। अब एक बात बताओ, ऊपर वाले केस में तो नील हो जाएगा, यहाँ पर नील हो जाएगा क्योंकि पहले हाउस प्रॉपर्टी मैंने आप एज्यूम कर ली कि मैं खुद यूज़ करता हूँ, ठीक है, सेल्फ ऑक्यूपाइड तो नील। सेकेंड वाले में नील और रिपेयर का जो इंटरेस्ट था, क्या वो 30,000 में यहाँ माइनस करूँगा? आंसर इज नो, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिमे है। डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिमे में इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता है, तो यहाँ पर भी नील आएगा, नो इंटरेस्ट अलाउड। क्यों अलाउड नहीं होगा? क्योंकि डिफ़ॉल्ट स्कीम है। हाउस नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ तो 73,640 आ रहा था अगर मैं लेट आउट ले रहा था तो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 73,640, अब यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो, क्योंकि डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है तो डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट अलाउड रहता है। तो 73,640 आ गया इंटरेस्ट माइनस करने के बाद, तो मेरा इनकम आ जाएगा ₹73,640 ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। आई होप आपको ऑप्शन नंबर 1 अच्छे से समझ आया हो। अब आता हूँ मैं ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोलता है? ऑप्शन नंबर 2 बोलता है कि एक काम करते हैं, अभी H1 जो है उसको और H3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लेते हैं। H1 और H3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड ले लेते हैं और जो हमारा H2 है उसको डीम्ड लेट आउट ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसा करेंगे तो इजी रहेगा। इस चीज़ को मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, अब अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 में H1 को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता हूँ तो मेरा ये हो जाएगा नील, ये भी हो जाएगा नील। अब बचा H2, क्योंकि H2 को मैंने DLOP माना है तो अब इंटरेस्ट अलाउ होगा, ठीक है, क्योंकि अब डीम्ड LOP है तो डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है तो 176,840 यहाँ पर आया था, तो मैं लिख दूंगा ₹176,840, तो मेरा टोटल भी आ जाएगा ₹176,840, ठीक है। अब आता हूँ मैं थर्ड ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। अब मैं H2 और H3 को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी लेता हूँ और H1 को मैं डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। फिर से अब इस बार क्या होगा? इस बार दोस्तों मैं क्या करूँगा कि फिर से मैं नील लूँगा। किसको किसको नील लूँगा? H2 को, H3 को। अब H1 का देखते हैं कितना बैलेंस आया था, 2,19,800 रुपये आया था, तो 2,19,800 रुपये यहाँ पे ले लेता हूँ तो टोटल आ जाएगा ₹2,19,800। अगर कोई बंदा नए स्कीम में आता है या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ डिफ़ॉल्ट स्कीम में आता है, तो डिफ़ॉल्ट स्कीम में सबसे ज़्यादा फ़ायदा कहाँ हो रहा है? सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको हो रहा है फर्स्ट ऑप्शन नंबर 1 में। तो वो क्या करेगा? ऑप्शन नंबर 1 को जो है इसको कंसीडर करेगा और हाउस प्रॉपर्टी 3 को DLOP मान लेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये तो हो गया हमारा नए स्कीम के हिसाब से, यानी डिफ़ॉल्ट स्कीम के हिसाब से। अब हम आएंगे पुराने स्कीम में, ठीक है। पुराने स्कीम में आएंगे तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ चीज़ें कॉपी कर लूँ जो दोनों स्कीम में सेम रहने वाली है। पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ, फिर उसको अपन हटा देंगे। कॉपी पेस्ट। अब हम इसी सेम चीज़ को कैलकुलेट करने वाले हैं ओल्ड स्कीम से, ठीक है। तो अब हम ओल्ड स्कीम से कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हेडिंग चेंज कर लेते हैं, इनकम फ्रॉम HP अंडर ओल्ड स्कीम। ओल्ड स्कीम से कैलकुलेट करूंगा मैं अभी तीनों ऑप्शन को और देखेंगे कि तीनों ऑप्शन में क्या डिफरेंस आता है, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन, अगर मैं ओल्ड स्कीम ले रहा हूँ, न्यू स्कीम नहीं, ओल्ड स्कीम, और मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड वाला जो है, थर्ड वाले हाउस को DLOP मान रहा हूँ, तो थर्ड वाले हाउस को DLOP मानूंगा
तो ₹73,640 तो मेरा टैक्सेबल आएगा ही आएगा। इसके अलावा हाउस नंबर 1 तो नील हो जाएगा, हाउस नंबर 2 नील नहीं होगा क्योंकि इस बार इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलने वाला है। तो वो कितना मिलेगा, 30,000 रुपीज़ का डिडक्शन आपको मिलेगा। तो 73 में से 30 जाएगा तो आपका बचेगा 4, 5, 6, 7, तो 43,640 रुपीज़ बचेगा फर्स्ट वाले का। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 2 में। H2 को डीम्ड एलओपी मान रहा है, तो H2 का इनकम कितना था, 176,840, तो 176,840। अब यहाँ पर हाउस नंबर 3 को अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड मानता है तो हाउस नंबर 3 में भी उसको जो है 1,75,000, क्योंकि 2 लाख की लिमिट है आपको पता है इंटरेस्ट की, तो यहाँ पर 1,75,000 का उसको एग्जेम्पशन क्लेम करने मिलेगा और इसका तो हम नीली ले लेंगे। तो बचेगा कितना, खाली 1,840। अगर मैं बात करूँ हाउस नंबर 1 को तो 2,19,800 था और यहाँ पर दोनों को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, 30,000 और 1,75,000 पर 30,000 इसका और इसका 1,75,000 मिलता, पर यहाँ पर 170 मिलेगा क्योंकि लिमिट है इसकी 2 लाख की, लिमिट ऑफ ₹2 लाख। 2 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट अलाउड नहीं होता और इन लोग का टोटल हो रहा था 2,05,000। तो अभी मैं इसको 2 लाख का ही एग्जेम्पशन दे सकता हूँ और 19,800 जो है वो आ जाएगा मेरा टैक्सेबल वैल्यू। तो तीनों ऑप्शन में मैंने टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब आप देखो सबसे कम किस में आ रहा है, इसमें वाले में, तो वो क्या करेगा, H2 को DLOP मान लेगा और उसके हिसाब से टैक्स को कैलकुलेट कर लेगा, सिंपल। तो ये था दोस्तों हमारा, हमने दोनों स्कीम से सॉल्व किया और आई होप आपको बस ये पता हो कि इंटरेस्ट खाली ओल्ड स्कीम में है, तो इसीलिए आप देखोगे अगर तो मैंने ओल्ड स्कीम में तीनों जगह, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी इंटरेस्ट अलाउ किया हुआ है, ठीक है। और नए स्कीम में खाली जो हाउस लेट आउट है उसमें ही हमको एग्जेम्पशन देखने को मिलता है, तो मैंने खाली वहीं पर एग्जेम्पशन दिया हुआ है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आते हैं हम। इलस्ट्रेशन नंबर 9, प्रेम ओन्स ए हाउस इन मद्रास। प्रेम का मद्रास में घर है, बहुत बढ़िया। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 2/3 ऑफ द पोर्शन ऑफ द हाउस वॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड। 2/3 पोर्शन में खुद रहता है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि घर में 3 फ्लोर थे, 3 फ्लोर में 2 फ्लोर में तो वो खुद रहता है और 1 फ्लोर यानी 1/3 फ्लोर में उसने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए दिया हुआ है और उसका रेंट आता है 8,000 पर मंथ। पूरे घर की तीनों फ्लोर की म्यूनसिपल वैल्यू है 3 लाख, फेयर रेंट 2,70,000, स्टैंडर्ड रेंट 3,30,000, म्यूनसिपल टैक्सेस 10% पे किया है, लोन लिया है 25 लाख का प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 1,20,000 पे किया है 24-25 में। हमको निकालना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और ये शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेज में ऑप्शन ले रहा है। तो बहुत ईजी है, हमको इसी एक प्रॉपर्टी को 2 प्रॉपर्टी में डिवाइड कर देना है। पहली प्रॉपर्टी जो डीम्ड लेट आउट है और दूसरी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और हमको दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करके दिखाना होगा। सबसे पहले मैं आपको कौन सा दिखाऊं, SOP वाला या फिर DLOP वाला, LOP वाला यानी लेट आउट वाला। सबसे पहले हम SOP वाला देखते हैं। देखो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बहुत ईजी है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में 2/3 खुद यूज़ कर रहा है। तो अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात करूं तो यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं लेना होता है, मेरा जो NAV आता है वो सीधा नील आता है नील NAV आता है। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन 0 हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा 1,20,000 रुपये का था, जिसका 2/3 निकालेंगे हम, तो 1,20,000, क्योंकि 2/3 पे तो वो खुद रहता है ना, तो SOP तो 2/3 ही निकलेगा इसका, तो आएगा 80,000। तो 80,000 रुपीज़ इसका आ गया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे लेट आउट प्रॉपर्टी की, तो जितनी भी वैल्यू है सबको मैं 1/3 करते जाऊँगा। सबसे पहले म्यूनसिपल वैल्यू 3 लाख है, जिसको 1/3 करने के बाद अब 1 लाख बचेगी, 3 लाख इंटू 1/3 1 लाख, ठीक है। फिर आएगा मेरा फेयर रेंट 2,70,000।
अभी 2,70,000 इंटू 1/3 करूँगा तो आ जाएगा मेरा 90,000 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा 90,000 रुपीज़, विच एवर इज़ हायर है तो मेरा आ जाएगा 1,00,000 रुपये। फिर स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दिया है 3,30,000, इंटू 1/3 करूँगा तो आ जाएगा 1,10,000, विच एवर इज लोअर है तो मेरा आ जाएगा यहाँ पर 1,00,000 रुपये जो है एक्सपेक्टेड रेंट बन गया मेरा। एक्चुअल रेंट कितना मिला मेरे को दोस्तों? एक्चुअल रेंट जो है 8,000 पर मंथ है। तो क्या मैं 8,000 इंटू 12 करूँगा तो पूरे साल का आएगा, और मैं इंटू 1/3 भी तो करूँगा, क्योंकि 1/3 करूँगा तब तो मेरा LOP आएगा ना। नहीं नहीं, यही तो गलती है, यही लोग गलती करते हैं। इंटू 1/3 नहीं करना, क्योंकि आपको जो रेंट मिल रहा है वो तो पूरा मिल रहा है ना, तभी तो टैक्सेबल हो रहा है। रेंट जो आपको पे कर रहा है, एक फ्लोर जो वो यूज़ कर रहा है उसका रेंट आपको पूरा मिल रहा है 8,000, तो टैक्सेबिलिटी में पूरे 8,000 आएंगे, उसका 1/3 नहीं करना है। ठीक है, तो 8,000 इंटू 12, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 8 96, विच एवर इज हायर लिया तो मेरा 1,00,000 रुपये फिर से आ गया यहाँ पे GAV। अभी मैं निकालूंगा म्यूनसिपल टैक्सेस पेड। कितना है दोस्तों म्यूनसिपल टैक्स पे कितना किया? ये 10% ऑफ द म्यूनसिपल वैल्यू। अब 10% ऑफ द म्यूनसिपल वैल्यू 3,00,000 थी, 3,00,000 का 10% 30,000, 30,000 का 1/3 यानी ओनली 10,000 रुपीज़ आ जाएगा म्यूनसिपल टैक्सेस। तो बचेगा मेरा कितना? 90,000 रुपीज़। 90,000 का 30% यानी 3 9 27, तो 27,000 आ गया मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन। और इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा बचा था कितना? 1,20,000 का 1/3 करूँगा तो मेरा जाएगा 40,000। तो 67,000 तो मेरा माइनस ही हो गया, तो बचा कितना? 77, 87 और 23,000 रुपये मेरा आ गया टैक्सेबल वैल्यू। तो अगर एक ही प्रॉपर्टी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, LOP और SOP में, तो मेरा 23,000 का LOP से गेन आ रहा है और SOP से लॉस आ रहा है 80,000 का, तो मेरा नेट जो है वो लॉस आ जाएगा। ये आ जाएगा लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 57,000 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। ये था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9, जिसको मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। अब हम आएंगे हमारे 2 इलस्ट्रेशन लास्ट के, इलस्ट्रेशन नंबर 10 और इलस्ट्रेशन नंबर 11। 10 तो बहुत ही ईजी है। क्या बोलता है 10? मिस्टर आनंद जो है वो रेजिडेंशियल घर को बेच दिया मार्च 24 में। जून 24 में ही रिकवर द रेंट ऑफ 10,000 पर मंथ whom he had let out for the 2 years from April 18 to March 20 he could not realize 2-month rent of 20,000 from him, and to the extent his actual rent was reduced while computing the income from house property for assessment year 2021। असेसमेंट ईयर 2021 में इसने अनरियलाइज्ड रेंट बोल के 20,000 रुपये माइनस कर लिए थे, उसमें से 10,000 रुपये अब रिकवर हो चुके हैं। तो जो गौरव है वो अभी जा किया और 10,000 रुपये वापस दे दिया, तो क्या अब उस 10,000 पे टैक्स लगेगा? जी हाँ, 10,000 पे टैक्स लगेगा। तो अनरियलाइज्ड रेंट कितना था मेरा? 10,000। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10,000 रुपीज़ अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड। अब आते हैं सेकंड केस में। ही लेट आउट हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम अप्रैल 20 टू फरवरी 24 टू मिस्टर सतीश। इन अप्रैल 22 ही हैड इंक्रीज द रेंट फ्रॉम 12,000 टू 15,000 पर मंथ एंड द सेम वॉज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट। इसने किराया बढ़ा दिया, 12 से 15 कर दिया और डिस्प्यूट में चले गया मैटर। कोई बात नहीं। इन सितंबर 24 द मैटर वॉज फाइनली सेटल। सितंबर 24 को मैटर सेटल हो गया और उसके बदले इसको 69,000 का अरियर मिला, 69,000 एक्स्ट्रा पैसा मिला। तो क्या ये चार्जेबल होगा अरियर्स? यस, अरियर भी चार्जेबल होता है 69,000। टोटल मेरे को मिला कितना? 79,000। अब जब भी आपको पास्ट ड्यूज अनरियलाइज रेंट के फॉर्म में या अरियर ऑफ रेंट के फॉर्म में मिलते हैं, तो उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन हमको मिलता है, जो कि सेक्शन 24A वाला है। तो मैं 30% निकालूंगा, 23,700 आ जाएगा मेरा, और यहाँ पर बचेगा मेरा 300, ये 9 का हो जाएगा 8, बचेगा 5 और इधर बचेगा 5, 55,300 रुपीज़ आ जाएगा मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत ईजी इलस्ट्रेशन नंबर 10 हमने कवर कर लिया है। अब हम आएंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11 में। तो सारे लोग इलस्ट्रेशन नंबर 11 में आ जाइए। लास्ट इलस्ट्रेशन है इस बुक का, फिर हम टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस करने वाले हैं। मिस अपर्णा,
को ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। अपर्णा को ओन कर रही है कैलकाटा में अलॉन्ग विथ हर सिस्टर, अपनी बहन डिम्पल के साथ, और उसकी बहन की फैमिली उधर रहती है। अपर्णा और डिम्पल मिलके एक बिल्डिंग लिए और डिम्पल की फैमिली उसमें रह रही है। बोथ ऑफ देम हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड द सेम इज यूज्ड बाय देम फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन। इंटरेस्ट इज पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द लोन। 50 लाख का 10%, 1/4/23 को इन लोग लोन लिए हैं फॉर एक्वाजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इन एडिशन मिस अपर्णा एक और फ्लैट रहती है पुणे में, जहाँ पर वो और उसके पेरेंट रहते हैं, ठीक है, और उसने उस फ्लैट के लिए 3,12% के हिसाब से लिए थे, 1/10/23 को लिया था फॉर रिपेयर ऑफ द फ्लैट। बहुत बढ़िया। कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल टू मिस अपर्णा एंड डिम्पल अंडर सेक्शन 24B। बहुत ही ईजी है। देखो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इजी बात कर लेते हैं। इजी कौन है भाई? इजी है डिम्पल। डिम्पल का एक ही घर है जो अपर्णा के साथ उसने को ओन करके लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। और डिम्पल ने उस घर में लोन पे किया 50 लाख का 10%। ईजी, 50 लाख का 10%। तो पहले मैं डिम्पल का कैलकुलेट करता हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट कलकत्ता, ₹50 लाख का 10%, तो ये आ गया ₹5 लाख। 5 लाख का इंटरेस्ट है जिसमें शेयर ऑफ डिम्पल 50% शेयर था डिम्पल का, तो 5 लाख का 50% निकालूंगा मैं, तो आएगा मेरा 2,50,000। तो इसको 2,50,000 रुपये का इंटरेस्ट पे करना पड़ा होगा क्योंकि आधी प्रॉपर्टी इसकी है। बट इंटरेस्ट जो है वो रेस्ट्रिक्टेड है अप टू ₹2 लाख। 2 लाख से ज़्यादा का तो मिलता ही नहीं है, आप लोग को पता है 2 लाख से ज़्यादा का इंटरेस्ट तो मिलता ही नहीं है। तो इस केस में इसको मिलेगा इंटरेस्ट अलाउड अंडर सेक्शन 24B ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ₹2 लाख। इसको मिला 2 लाख का इंटरेस्ट मिल गया। डिम्पल का कहानी हो गया खत्म। अब हम आते हैं यहाँ पर अपर्णा के लिए। अपर्णा के पास 2 घर है भाई। कलकत्ता वाला है, कलकत्ता वाला तो सेम है, 50 लाख का 10% का 50%, यानी 2,50,000। सेम नीचे वाली कैलकुलेशन की हमने, 2,50,000 रुपीज यहाँ पर आ चुका है अपर्णा का। बट इंटरेस्ट रेस्ट्रिक्टेड कहाँ तक है? इंटरेस्ट रेस्ट्रिक्टेड अप टू ₹2 लाख। 2 लाख तक का इंटरेस्ट रेस्ट्रिक्ट है, तो इसको अलाउ कितना होगा? 2 लाख रुपए अलाउ हो जाएगा यहाँ पर। अब रिपेयर के लिए भी बात कर लेते हैं। रिपेयर के लिए इसने 3 लाख रुपए का लोन लिया था, वो भी 12% के हिसाब से लिया था, और वो आ गया 36,000। बट इंटरेस्ट रेस्ट्रिक्टेड है यहाँ पर भी। कहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड है? 30,000 तक। तो 30,000 तक रेस्ट्रिक्टेड है, तो इसको 30,000 रुपये अलाउ हो गया। अब एक बात बताओ, दोनों का टोटल 2,30,000 होता है। दोनों का टोटल होता है 2,30,000 रुपये। क्या ये 2,30,000 अलाउ होगा? नो, नहीं होगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड कहाँ तक है? रेस्ट्रिक्टेड अप टू ₹2 लाख। तो 2 लाख रुपए भी इसको अलाउ होने वाला है। ठीक है, तो अब देखो अपर्णा को भी 2 लाख मिला, मतलब 2 लाख अलाउ हुआ, और डिम्पल को भी 2 लाख अलाउ हुआ, क्योंकि 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, पर अपर्णा में हमने 2 घर का कैलकुलेशन किया है। दूसरा घर जो था उसने रिपेयर के लिए लिया था, पर कोई बात नहीं, उसके इंटरेस्ट की लिमिट ऑलरेडी भर गई, तो उसको भी खाली 2 लाख रुपए का ही यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलने वाला है। दोस्तों ये थे हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 7, 8, 9, 10, 11। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेस्ट योर नॉलेज के बारे में। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।